मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम विधि के स्रोत पर तमाम राज्यों में प्रीलिम्स एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन इस लेक्चर में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने विधि स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोत यानी कि भौतिक स्रोत के रूप में किया है? सामंग ने, हॉलैंड ने, ऑस्टिन ने या पैकन ने? तो इसका सही आंसर है ए, सामंग ने। देखिए, सामंग ने विधि को दो भागों में डिवाइड किया, एक औपचारिक स्रोत और दूसरा भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत यानी कि तात्विक स्रोत। उसके बाद सामंग ने भौतिक स्रोत को यानी कि तात्विक स्रोत को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा वैधानिक स्रोत। फिर उसके बाद वैधानिक स्रोत को सामंग ने चार भागों में बांट दिया, एक विधायन, एक पूर्व निर्णय, एक रूढ़िगत विधि और एक अभिसामयिक विधि। राइट, इसमें पहला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। सामंग के अनुसार विधि के स्रोत क्या हैं? इसमें चार विकल्प दे रखे हैं। पूछा है कि इन चारों में से कौन कौन सही है। देखते हैं। सामंग के अनुसार विधि के स्रोत विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। विधि द्वारा कोई प्रारूपिक मान्यता नहीं होती। गलत होती है। विधि का प्रवर्तन मध्यवर्ती होता है। ये गलत है। सामंग के अनुसार विधि के स्रोत एकमात्र ऐसे द्वार हैं जिससे होकर नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिल सकता है। ये सही है। यानी कि इसमें पहला और चौथा सही है, यानी कि इसमें बी विकल्प सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विधि के स्रोत का निम्नलिखित वर्गीकरण किसने किया? यानी कि विधि के स्रोत को बंधनकारी स्रोत और अनुन्नी स्रोत में किसने बांटा? तो इसका सही आंसर है कीटन ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय विधि का साधारण स्रोत है, विधि का ऐतिहासिक सामग्री स्रोत है, विधि का विधिक सामग्री स्रोत है या विधि का स्रोत नहीं है? तो इसमें सही आंसर है डी। जो विधि विशेषज्ञ हैं उनकी राय विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि का स्रोत नहीं मानी जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट दिया था सामंग ने। ठीक, इसमें बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रूढ़िजन विधि विधि का स्रोत है क्योंकि यह व्युत्पन्न होती है। इसमें चार विकल्प दे रखे हैं। केवल प्राचीन रूढ़ियों से, समाज में अभिभावी सभी रूढ़ियों से, केवल ऐसी रूढ़ियों से जो समाज में लंबे समय से अनुसरण की जाती रही हैं, या केवल ऐसी रूढ़ियों से जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और सर्वमान्य हो गई हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। देखिए, अगर कोई रूढ़ी प्राचीन है और उसका लंबे समय से शांतिपूर्ण उपयोग हो रहा है, रूढ़ी बाध्यकारी है, बाध्यकारी बल रखती है, रूढ़ी में निश्चितता है, रूढ़ी संविधि से संगत है, रूढ़ी अनैतिक नहीं है, लोकनीति के विरुद्ध नहीं है, अगर रूढ़ी में ये सारे तत्व अगर विद्यमान हैं तो ऐसी रूढ़ी वैध रूढ़ी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। ठीक, तो इसलिए इसमें डी आंसर सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोई स्थानीय रूढ़ी विधि के स्रोत के रूप में विद्यमान और लागू रहे, इसके लिए प्राचीनता के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा पूरी की जानी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि कोई रूढ़ी कानून के रूप में तभी मान्यता प्राप्त कर सकती है जब कोई रूढ़ी प्राचीन हो, उसका निरंतर उपयोग हो रहा हो, शांतिपूर्ण उपयोग हो रहा हो लंबे समय से, रूढ़ी बाध्यकारी बल रखती हो, रूढ़ी में निश्चितता हो, रूढ़ी विधि से संगत हो, रूढ़ी युक्ति युक्त हो, रूढ़ी अनैतिक ना हो, रूढ़ी लोकनीति के विरुद्ध ना हो, तो ऐसी रूढ़ी वैध विधि के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, ये तत्व रूढ़ी में होने चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है पहला और दूसरा ये सही है। ठीक, यानी कि इसमें जो सही आंसर है वो है डी। ठीक, पहला दूसरा विकल्प सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रूढ़ी विधायन से पूर्वगामी होती है
उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधान को रूढ़ि के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत मूल लक्षण है। तो इसमें सही आंसर है डी, ऐतिहासिक विचारधारा का, क्योंकि ऐतिहासिक विचारधारा रूढ़ि को विधि का प्रमुख स्रोत मानती है। इस विचारधारा के अनुसार विधि निर्माण में रूढ़ि विधान से श्रेष्ठ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेवनी ने संप्रेषित किया कि पहला, विधान के पूर्व रूढ़ि का स्थान है। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, रूढ़िगत व्यवहार के अनुरूप विधान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक। तीसरा, रूढ़ि विधान से महत्वपूर्ण नहीं है। गलत, ये गलत है। रूढ़ि विधान से वरीय है, ये सही है। ठीक, यानी कि इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक, दूसरा इसमें गलत है। राइट, तो इसमें सी आंसर सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं। यह किसने कहा था? तो ये कहा था सेवनी ने। सेवनी ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है लोक चेतना का सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रथा या रूढ़ि का आधारभूत तत्व नहीं है? मैं आपको बता चुका हूं कि एक वैध रूढ़ि में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। पहला, रूढ़ि प्राचीन होनी चाहिए, रूढ़ि का निरंतर उपयोग किया जाता रहा हो, उसका उपयोग शांतिपूर्ण होना चाहिए, रूढ़ि में बाध्यकारी बल होनी चाहिए, रूढ़ि में निश्चितता होनी चाहिए, रूढ़ि युक्त युक्त होनी चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, रूढ़ि संविधि से संगत होनी चाहिए और रूढ़ि अनैतिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक वैध रूढ़ि में ये सभी तत्व विद्यमान होने चाहिए। राइट, तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसमें सही आंसर है सी, अनिश्चितता। ठीक है, अनिश्चितता एक वैध रूढ़ि या प्रथा का आधारभूत तत्व या आवश्यक तत्व नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? रूढ़ि निश्चित होनी चाहिए, यह आवश्यक तत्व है। रूढ़ि का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा हो, यह आवश्यक तत्व है। रूढ़ि युक्त युक्त होनी चाहिए, ये भी आवश्यक तत्व है। मौलिकता, ये रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है, अब बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें? तो इसमें सी आंसर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्यमान रूढ़ि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? रूढ़ि पुरातन हो, उसका उपयोग शांतिपूर्वक किया गया हो, वह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हो, वह निश्चित एवं एक रूप हो। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है, इसमें डी आंसर सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? निरंतरता, मौलिकता, निश्चितता, सुसंगतता। इसमें सही आंसर है बी, मौलिकता। वैध रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? निश्चितता, युक्तियुक्तता, निरंतरता, नैतिक बल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है नैतिक बल। राइट, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन वैध रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? प्राचीनता, युक्तियुक्तता, निरंतरता, सरकार द्वारा अनुमोदन। तो इसमें डी सही है। ठीक, जो डी है वो रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने न्याय को वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया? तो इसका सही आंसर है अरस्तू ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित की जाने पर सशर्त आधारित होती है, वह है सामान्य रूढ़ि, विधिक रूढ़ि, स्थानीय रूढ़ि या अभिसमयात्मक रूढ़ि। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, देखिए सामान्य ने रूढ़ि के दो प्रकार बताए हैं, एक विधिक रूढ़ि और एक अभिसमयात्मक रूढ़ि। ठीक है, अभिसमयात्मक रूढ़ि ऐसी रूढ़ि है जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में
सम्मिलित की जाने पर सशर्त आधारित होती है। राइट, आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई वह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। यह किसने कहा? तो ये कहा है ग्रे ने। इसका बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय विधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, पूछा है सही कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, एक विधि शास्त्री हैं जिनका नाम है ग्रे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ। ग्रे ने इस पुस्तक में कहा कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं। राइट, तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, ग्रे। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश निर्णीतानुसरण के सिद्धांत का पालन करता है? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। देखिए, जो निर्णीतानुसरण का जो सिद्धांत है ये इंग्लिश लॉ का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व निर्णय प्राधिकारपूर्ण तथा बाध्यकारी होते हैं और इसका अनुसरण किया जाना आवश्यक है। राइट, क्वेश्चन नंबर 24, निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। यह कथन है मैक्सवेल का, सामान्य का, सिंह का या क्रीज का। तो इसका सही आंसर है बी, सामान्य का। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। इस विचार के समर्थक हैं ग्रे, डाइसी, सामंट, ब्लैकस्टोन। तो इसका सही आंसर है ए, ग्रे। देखिए, ग्रे ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, और इस पुस्तक में उन्होंने यह लिखा कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कानून यानी कि विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक का है? फ्रैंक का, स्टोन का, ग्रे का, होम्स का। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रे का। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विधि शास्त्री इस मत का समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं? हार्ट, होम्स, ग्रे, ड्वार्किन। तो इसका सही आंसर है डी, ड्वार्किन। ठीक है, जबकि ये तीनों इस बात के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्न में से कौन मुख्य प्रणेता है? ब्लैकस्टोन, ग्रे, सामंट, डाइसी। तो इसका सही आंसर है ब्लैकस्टोन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ब्लैकस्टोन, कोक, ग्रे, सामंट। तो इसका सही आंसर है ग्रे। राइट, देखिए, ये जो ग्रे हैं, ग्रे सृजनात्मक और निर्माणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, यह घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है ग्रे। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मेरे विचार में पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए न कि अपवाद। यह कथन किसका है? कॉग्यूजो का, ब्लैकस्टोन का, कीटन का। तो इसका सही आंसर है ए, कार्डोजो का। राइट, क्वेश्चन नंबर 32, पूर्व निर्णय के आबद्धकारी बल को नष्ट या कमजोर किया जा सकता है? लोकमत द्वारा, निराकृत निर्णय के द्वारा, पूर्व न्याय के द्वारा या विचाराधीन बात के द्वारा। तो इसमें सही आंसर है निराकृत निर्णय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश किस प्रकार कानून का निर्माण करते हैं?
वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए कानून का निर्माण करता है। न्यायाधीश निर्मित विधि के विषय में यह कथन जिस विद्वान द्वारा दिया गया था उसका नाम बताइए। अरस्तु, बेंथम, प्लैकेट या मॉन्टेस्क्यू? तो उसका नाम है जर्मी बेंथम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है और पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पढ़ लेते हैं। देखिए, कथन कहता है कि विनिश्चय आधार बाध्यकारी होता है, बिल्कुल सही है, विनिश्चय आधार बाध्यकारी होता है। इतरोक्ति बाध्यकारी नहीं होती, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है नीचे वो है बी, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट। अब मैं आपको ये बता दूं कि विनिश्चय आधार और इतरोक्ति होती क्या है। देखिए, किसी न्यायिक पूर्व निर्णय को आधार तत्व प्रदान करने वाले सिद्धांत को विनिश्चयधार कहते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, किसी न्यायिक पूर्व निर्णय को आधार तत्व प्रदान करने वाले सिद्धांत को विनिश्चयधार कहते हैं और यह बाध्यकारी होते हैं। ठीक। तथा किसी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में घोषित अनुषंगिक बातों को इतरोक्ति कहते हैं और इतरोक्ति बाध्यकारी नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक केस है श्रवण सिंह लांबा बनाम भारत संघ EIR 1995। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतरोक्ति बाध्यकारी होती है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। पूर्व निर्णय के रूप में निम्नलिखित में से क्या बाध्यकारी है? इतरोक्ति, निर्णयधार या ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है निर्णयधार। ये बाध्यकारी होता है, जबकि इतरोक्ति बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। ठीक है, और सही कुक चुनना है हमें। कथन कहता है पूर्व निर्णय खान में सोने की तरह होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पूर्व निर्णय है यह विधि रिपोर्ट में तलाश से आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही कुछ इसमें है बी, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सर्वोत्तम उत्तर बताइए। इतरोक्ति में बाध्यकारी बल नहीं होता, सही बात है। किसी मामले के विनिश्चय आधार में बाध्यकारी बल होता है, ये सही है। ठीक, ना तो विनिश्चयधार और ना ही इतरोक्ति बाध्यकारी बल लगता है, ये भी गलत है। और विनिश्चयधार इतरोक्ति दोनों ही बाध्यकारी बल लगते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, जो सही उत्तर है वो है बी। राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से विनिश्चय आधार का गलत अर्थ बताइए। देखिए, एक विधि शास्त्री हैं जिनका नाम है डायस। इन्होंने विनिश्चय आधार के 3 अर्थ बताए। पहला, विनिश्चय का कारण। दूसरा, न्यायाधीश द्वारा चुना हुआ विधि का नियम जिस पर विनिश्चय आधारित है। और तीसरा, विधि का नियम जिसे दूसरे बाध्यकारी मानते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 हैं ये विनिश्चय आधार के सही अर्थ हैं, जबकि इसमें पूछा है कि विनिश्चय आधार का गलत अर्थ क्या है, तो गलत अर्थ है बी। राइट, तो इसमें बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सही उत्तर बताइए। पहला, पूर्व निर्णयों का सृजन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि कोई पूर्व निर्णय किसी अधिनियम से असंगत है यानी कि विरुद्ध है तो वह बाध्यकारी नहीं होता, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा, कभी कभी विधायन द्वारा भी पूर्व निर्णय का सृजन किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है, यानी कि इसमें ए आंसर सही है। राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, एक सिविल जज का निर्णय उस न्यायालय के अन्य सिविल जजों पर बाध्यकारी होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, बिल्कुल सही है। निर्णीतानुसरण के सिद्धांत का अर्थ है कि
न्यायिक निर्णयों बाध्यकारी बल होता है, बिल्कुल सही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये 3 सही हैं, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अनवधानता के कारण दिए गए एक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि अनवधानता के कारण दिया गया निर्णय बाध्यकारी है, अवैध है, असंवैधानिक है या बाध्यकारी नहीं है, तो इसमें से सही आंसर है डी। अनवधानता के कारण दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अनवधानता के कारण दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व निर्णय विधि के क्रमिक विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। प्रतिलिप्यधिकार एक मूर्त अधिकार है, गलत। प्रतिलिप्यधिकार एक अमूर्त अधिकार होता है। ठीक। तीसरा, निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें 1 और 3 सही हैं और दूसरा गलत है, इसका मतलब इसमें सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पूर्व निर्णय के सिद्धांत को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली, तो इसका सही आंसर है धारा 212। राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, न्यायाधीश एक पूर्व निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तथ्यों को बहिष्कृत करने पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह है निर्णयाधार, इतरोक्ति, त्रुटिपूर्ण निर्णय या मौन रहते हुए पूर्व निर्णय, तो इसका सही आंसर है निर्णयधार। देखिए, निर्णयधार की ये जो परिभाषा है ये दी थी प्रोफेसर गुडहर्ट ने। राइट। आगे बढ़ते हैं। 46, भारत में पूर्व निर्णय का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 12, 141, 136 या 14, तो इसका सही आंसर है 141। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी, ऐसा धारा 141 कहता है। सॉरी, अनुच्छेद 141। राइट। आगे बढ़ते हैं। 47, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने खुद की बंदिशों से आबद्ध नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले में अब निर्धारित किया गया, तो इसका सही आंसर है बंगाल इम्यूनिटी बनाम बिहार राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर समस्त न्यायालयों पर आबद्धकर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने विनिश्चय से आबद्धकर नहीं है। राइट। आगे बढ़ते हैं। 48, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार अपने निर्णय को निरस्त कर दिया, तो इसका सही आंसर है बंगाल इम्यूनिटी बनाम बिहार राज्य AIR 1955। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, A, B, C, D, तो इसमें सही आंसर है C। ठीक है, जबकि A, B और ये C, D सॉरी ये तीनों ही पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 50, निम्नलिखित में से किसने विधायन को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया, ग्रे ने, सामंत ने, हॉलैंड ने, अस्टिन ने, तो इसका सही आंसर है ग्रे ने। 51, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधायन समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति है, डाइसी, एलन, ग्रे, ब्लैकस्टोन, तो इसका सही आंसर है ग्रे। आगे बढ़ते हैं। सामंत के अनुसार उच्चतम विधायन है औपनिवेशिक विधायन, कार्यपालिका द्वारा विधायन, न्यायिक विधायन या संसद द्वारा निर्मित विधि, इसका सही आंसर है डी,
संसद द्वारा निर्मित विधि। आगे बढ़ते हैं। 53, जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत, नियंत्रित किए जाने योग्य है वह कहलाता है प्रत्यायोजित विधायन, अधीनस्थ विधायन, सर्वोच्च विधायन या न्यायपालिका विधायन। तो इसमें सही आंसर है सर्वोच्च विधायन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 44, निम्नलिखित में से कौन सा विधायन का लक्षण नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, विधायन के 4 लक्षण होते हैं। पहला, जो विधायन है वह राज्य के विधायी अंग यानी कि संसद या विधायक द्वारा निर्मित होना चाहिए। ठीक। दूसरा, विचारपूर्वक निर्मित नियमों का संग्रह होना चाहिए। तीसरा, जो विधायन है उसमें आज्ञापक तत्व होना चाहिए। और चौथा, उसका जो प्रारूपिक स्वरूप है वो लिखित होना चाहिए, यानी कि जो विधायन है वो लिखित होना चाहिए। तो ये 4 तत्व, ये 4 लक्षण एक विधायन में होने जरूरी हैं। ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा विधायन का लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है। जबकि ये तीनों ही विधायन के लक्षण या तत्व हैं, जबकि डी जो है ये विधायन का लक्षण नहीं है। तो इसमें डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अधिनियमों की प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि निकाय या प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन क्या कहलाएगा? सशर्त विधायन या फिर हेनरी अष्टम खंड, अत्यधिक प्रत्यायोजन या अविद्यमान प्रत्यायोजन? तो इसका सही आंसर है ए, सशर्त विधायन। राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण जो होता है वो 4 तरीके से होता है। पहला, संसदीय नियंत्रण। दूसरा, संसदीय निरीक्षण। तीसरा, न्यायिक नियंत्रण। और चौथा है विधायन का प्रसारण या प्रकाशन। तो ये 4 तरीके होते हैं नियंत्रण करने के प्रत्यायोजित विधायन पर। ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा विधायन पर नियंत्रण का तरीका नहीं है, तो इसमें से डी सही है। ठीक है। ये जो है प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण करने का तरीका नहीं है, जबकि ये तीनों नियंत्रण करने के तरीके हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। 57, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धतियाँ संबंधित हैं रूढ़ि से, पूर्व निर्णय से, विधायन से या फिर निर्वचन से? तो इसका सही आंसर है विधायन से। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धतियाँ विधायन से संबंधित हैं। 58, कोई ऐसी धारणा जो यह तथ्य छिपाती है, छिपाने का प्रभाव रखती है कि एक विधि का नियम परिवर्तित हो गया है, जबकि विधि का शब्द अपरिवर्तित हो, उसका परिवर्तन उपांतरित हो, को संज्ञापित करने वाली अभिव्यक्ति है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है 2009 में। ठीक है। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, पूछा है सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें सही विकल्प है साम्या। ठीक, साम्या इसमें सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 59, इसमें कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। कथन क्या कहता है? कथन कहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत किसी वाद का विनिश्चय आधार सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है। बिल्कुल सही बात है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अविनिर्धारित या प्रतिपादित विधि भारत के भूक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। बिल्कुल सही है। तो इसमें से सही कूट चुनना है हमें। तो इसमें सही कूट है बी। ठीक है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। तो इसमें बी आंसर सही है। ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।